जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी टी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 1 मधील प्रश्नपत्रिका 5च्या बालमानसशास्त्र म्हणजे सीडीपी या विषयाच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भात आणि कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्यासाठी आहे एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. या माध्यमातून तुम्हाला जे आहे 5-5 पेपर 1 आणि पेपर 2 च्या पीडीएफच्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देखील मिळणार आहे, तेही अगदी माफक दरामध्ये. तुम्हाला जर का या टेस्ट सिरीज मध्ये जॉईन करायचं असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करा आणि आजच ही जी बॅच आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. बघा मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असल्याप्रमाणे या ठिकाणी जे आहे प्रश्न आपल्याला देण्यात आलेले आहे बालमानसशास्त्राचे. आता हे सर्व प्रश्न हिंदी मधून असल्यामुळे आपण याचं एक्सप्लेनेशन ही हिंदी मधूनच बघणार आहोत. देखो, सवाल नंबर 61 देख लेते हैं हम लोग. जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो इसे क्या कहा जाता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण या फिर अधिगम का जो है निरपेक्ष इस तरीके का जो है वो स्थानांतरण. क्या बोला जाएगा इसको? तो देखो, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति को अधिगम की प्रभावित नहीं करता है, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अधिगम का जो है वो शून्य स्थानांतरण होता है. देखिए 62 नंबर का सवाल देख लेते हैं. एक शिक्षक के रूप में आप ये क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? अब देखो, आपका एटीट्यूड यहाँ पर पूछ रहा है, जिससे छात्र उसे प्यार कर सके, जिससे विद्यालय में शांति रहे, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बना रहे, या इससे अध्यापक एवं छात्र लड़े नहीं. क्या रहेगा? देखो, आप ये क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्र को प्यार करना चाहिए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिससे अध्यापक एवं छात्र में जो है मधुर संबंध जो है वो बने रहने चाहिए. ठीक है. उसके बाद सवाल नंबर 63 देख लेते हैं. 63 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने के हानि रहित विधियों का ज्ञान, या फिर अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता. कहां पर बोला गया है? प्राथमिक स्तर पर. प्राथमिक स्तर यानी जो इसमें बहुत छोटे छोटे बालक होते हैं, तो इसमें आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है वो धैर्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नमूने के बच्चे हम लोगों को मिल जाते हैं, छात्र हम लोगों को मिल जाते हैं. कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, किसका स्वभाव किस तरीके से होता है. ऐसे में चाहिए अध्यापक को कि वो धैर्य के साथ बना रहे और अपनी जो दृढ़ता है वो कायम रख सके. इसके बाद सवाल नंबर 64 देखते हैं. आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे, विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, या छात्रों के व्यवहार को उचित करेंगे? अब चारों भी चीजें हैं वो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप सबसे ज्यादा वरीयता, प्रेफरेंस आप सबसे ज्यादा किसको देंगे? तो यहाँ है अध्यापकों के पढ़ाने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा. अगर बच्चे सीख जाएंगे तो अध्यापक जो विद्यालय है उसका वातावरण भी सुधर जाएगा, वो सुसज्जित भी हो जाएगा, और व्यवहार तो अपने आप भी बच्चों का जो है वो उचित दिशा में चला जाएगा. इसलिए ऑप्शन नंबर सी. सवाल नंबर 65. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? सहयोगात्मक, योगात्मक आकलन, चिंतन मनन, या फिर रचनात्मक आकलन. क्या? तो देखो, सबसे ज्यादा जो सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला
जो घटक है वो है सहयोगात्मक। हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 66 नंबर का सवाल। सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञाधानिक कारण है? 1 नंबर, ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम वेतन देना, शिक्षक का बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील न होना, या जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का न होना। क्या है? तो इसका सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये देखिए डी नंबर का, जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, इनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का भी न होना, ये भी उसकी बहुत बड़ी वजह माना जाता है। सवाल नंबर 67, आप अध्यापक के व्यवसाय में किस कारण से आए? किस कारण आए? आपके अभिभावक ये चाहते थे, आपको कोई व्यवसाय मिल नहीं पाया, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी, या आप अपने मित्र के कहने पर इसमें चले गए? सबसे सही और सटीक जवाब क्या होना चाहिए, या आप भी भली भांति जानते हैं कि इसमें इसकी आपकी जो है ये व्यवसाय में रुचि थी, आपको शौक था, आपको बचपन से ही जो है टीचर बनने की एक उम्मीद आपके दिल में जागृत थी। 66 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? यहाँ दिए गए हैं 4 हमें ऑप्शन। अब चारों में यदि हम अगर देखते हैं अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने वाले, उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब रहेगा बी नंबर का, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 69, समावेशी कक्षा वो है जहां जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड नहीं प्राप्त कर देता है तब तक आकलन दोहराया जाता है। छात्रों का बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। जहां तक संभव हो उतनी समस्याएं हल करने में बच्चों को सक्रिय भागीदारी होती है और शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। इनमें से क्या है सही जवाब? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर का सवाल देखते हैं, आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? इससे ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा। छात्र को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। सी नंबर, इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा, या इससे विद्यालय स्वास्थ्यप्रद वातावरण रहेगा। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक उसको मदद दे सकेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 71, रचनात्मक उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, मुक्तोत्तर प्रश्नों की, या अत्यधिक अनुशासित कक्षा की? किस? तो इसमें सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तोत्तर प्रश्नों की। 72 नंबर, अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या फिर पर्यटन विधि? अब सबसे ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट अगर से हम लोग देते हैं बच्चों को तो वो बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सीखने की कोशिश करता है।
और उसको खुद जो है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसा बोला जाता है, उस तरीके से वो प्रैक्टिस करेगा, उस चीजों को जो है हाथ में लेगा और उससे सीखेगा। गलतियां भी होगी लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा वो सीखेगा। 73 नंबर का सवाल है, भारतीय में समाज बहुभाषी चरित्र देखा जाता है, देखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने में, छात्रों को सीखने के लिए आकी प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, या फिर डी नंबर, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन जटिल अनुभव बनाने वाले कारक के रूप में। किस तरीके से? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के लिए। 74 नंबर का सवाल देखो, आप क्या ये आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए? यदि हाँ, तो फिर क्यों? इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। मैं ये व्यर्थ ही मानता हूं। इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा, इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, यदि अगर से कोई टीचर अगर किसी बच्चे का नाम लेकर पुकारता है तो उसमें बच्चों में जो है अधिक समीपता स्थापन होती है, और ऐसा करना भी चाहिए। 75 नंबर का सवाल है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? क्या समझना चाहिए? बिल्कुल सही, उसे मनुष्य समझना चाहिए, इंसान ही समझना चाहिए। 76 नंबर, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आप सोचेंगे कि आज के बच्चों का पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है। आप सोचेंगे कि कहीं अपने पढ़ाने में तो गलती नहीं जो रुचि नहीं ले रहे हैं, और ये बहुत सही जवाब है। यदि बच्चे अगर से पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब जरूर आपके पढ़ाने में जो है वो कोई ना कोई कमी रह गई। उसे सोचो, समझो और उसे दुरुस्त कर लो। इसके बाद 77 नंबर का सवाल है, बच्चा की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। बच्चा किस आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है? 1, 2, 3, 4, कितने वर्षों के? ठीक है, तो यदि अगर वो 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो दूसरों को इमिटेट करता है, उसको जो है उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है। 78 नंबर का सवाल है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सरकारी तंत्र को, निजी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को या सरकारी एवं निजी तंत्र को? किसको सौंप देना चाहिए? तो वो जो है निजी तंत्र को सौंप देना चाहिए प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 79 नंबर का सवाल है, डैश डैश के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते। विद्यालय पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर मध्य वयस्कता? तो विद्यालय पूर्व के बच्चे जो होते हैं उनको अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार उनके होते। 80 नंबर का सवाल देखते हैं, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है उन्हें दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर या फिर उन्हें अपमानित करके। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अनुचित व्यवहार के लिए रोकने की सही वजह है कि सही तरीका यह है कि उन्हें जो है समझा मनाकर जो है अनुचित व्यवहार करने के लिए राजी करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं 81 नंबर का सवाल, जीडीपी के अनुसार बताता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? विकास का वर्तमान स्तर, विकास का संभावित स्तर, क्षमता का स्तर या संज्ञानात्मक विकास? क्या कर सकता है? तो विकास का वर्तमान स्तर, ये उसका सही जवाब है। 82 नंबर का सवाल देखते हैं, अधिगम का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। कौन सा अधिगम सिद्धांत? संज्ञानात्मक, विकास, व्यवहारवादी
या फिर रचनावादी? तो इसमें जो है वो व्यवहारवादी सही जवाब। उसके बाद 83 नंबर का सवाल देखते हैं। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके, या दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। हमें अगर से सद्गुण के बारे में जो है बच्चों को पढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित हो। अध्यापक को एक आदर्श के तौर पे बच्चों को, छात्रों को दिखाना चाहिए ये सारी चीजें। 84 नंबर का, गतिविधि आधारित शिक्षण जोर बल है। अनुशासित कक्षा पर, उचित समय में गतिविधि के पूरा करने पर, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर, गतिविधि पूरा करने के बाद परीक्षा लेने पर, किस पर? तो इसका सही जवाब है सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर। ठीक है। 85 नंबर का सवाल है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे बच्चे अपनी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति न्याय कर सके, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके, या आप बच्चों को अनुशासन में रख सके। किस लिए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकेंगे। 86 नंबर का, डैश डैश की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वयस्कता में, पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? देखिए जो समूह होता है, समूह किशोरावस्था में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद, आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है। आपके ऊपर यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे? देखो, प्राथमिक स्तर से, किसी भी स्तर से, माध्यमिक या विश्वविद्यालयीन स्तर से? कहां से करना पड़ेगा? यदि अगर से कोई समस्या है तो उस समस्या का सुझाव हमें जो है प्राथमिक स्तर से ही ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जल्दी इम्पैक्ट कर सके। 88 नंबर का सवाल, छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुकरण किया जाता है? उच्च पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर सामाजिक अनुबंध स्तर? कौन सा है? तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर का आचार संहिता होते हैं। 89 नंबर का सवाल है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है? राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, या फिर मातृभाषा? तो देखो, मातृभाषा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे को चाहिए कि वो शुरुआती कुछ साल एटलीस्ट जो है वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल करे। और आखिरी सवाल जो कि बाल मानसशास्त्र से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों की जानकारी नहीं है, संवेगों का प्रबंधन नहीं है, संवेगों की आलोचना नहीं है, या फिर सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा घटक जो है वो नहीं है? तो देखो, संवेगों की आलोचना ये इसका सही सा जवाब रहेगा दोस्तों। इस तरीके से हमने जो है ये बाल मानस शास्त्र के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। इस 30 में से आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना आया है ये जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें ताकि हमको भी पता चले कि आपका जो स्टडी का स्तर है वो कहाँ तक आया है। अगर से वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।